हेलो बच्चों, आप सभी को अभिषेक चौबे आज के वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन और घंटी दबा कर उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो आपको अपलोड मिलती रहे। और हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें। मैं बहुत दिनों से मैं देखा हूँ जितने भी बच्चे आते हैं हमारे वीडियो को देखते हैं, ना वो लाइक कर रहे हैं, ना शेयर, ना ही कमेंट कर रहे हैं। आखिर क्या बात है? हम अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, आप मुझे बताएंगे तब ना मैं और अच्छे से मैं आपको बता पाऊँगा। अच्छा चलिए सब बातें छोड़िए, हम आगे बढ़ते हुए हैं। देखिए आज मैं फिजिक्स का मैंने स्टार्ट किया हूँ कक्षा 12 की फिजिक्स से भौतिक विज्ञान चैप्टर 1। देखिए यहाँ पे लिखा है कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, मतलब वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसको वैद्युत क्षेत्र भी आप पढ़ सकते हैं। इसका नाम होता है, इंग्लिश में लिखा आपको बता दें, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी फील्ड, इसका इंग्लिश में होता है। तो देखिए हम आगे आपको पहले बता देंगे, फिर उसके बाद मैं आपको लिखवाऊँगा। यदि आप कॉपी पेन अगर आप लिए हैं तो आप इसको लिखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ। अब यहाँ से आप देखते रहिए। देखिए वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश क्या होता है आप लोग जानते हैं? नहीं जानते। देखिए वैद्युत आवेश एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई भी पदार्थ हो जो अपनी तरफ आकर्षित करता हो उसको वैद्युत आवेश कहते हैं। जैसे आपका स्केल हो गया या शीशे कांच का छड़ हो गया या आग्नेय की छड़ हो गई, इस प्रकार के जितने भी पदार्थ हैं उनको वैद्युत आवेश कहते हैं, उनके अंदर आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये मैं इसी विषय में आपको कुछ चर्चा में आपको बता दे रहा हूँ। देखिए मैं आपको पहले वैद्युत आवेश की मैं पूरी परिभाषा में आपको बता दे रहा हूँ। आप पेन और कॉपी ले लीजिए और इसको ध्यान से बैठिए और लिखिएगा। वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका पूरा ध्यान से पूरा सुन लीजिए, ये कब से क्या हुआ। देखिए अब से लगभग 2500 वर्ष पहले एक प्रसिद्ध यूनियन दर्शक थैलेस ने देखा कि जब एम्बर नामक एक पदार्थ की ऊन से रगड़ने से उसमें हल्की वस्तुओं जैसे कांच का छोटा टुकड़ा, तिनका इत्यादि अपने तरफ आकर्षित के गुण आ जाते हैं। मतलब समझे? जिसे आप इसके लेते हो तो अपने बाल में आप लोग रगड़ते हो तो देखते हो कि जो कागज़ के टुकड़े हैं छोटे छोटे, उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है ना, प्लास्टिक के इसके आप जो लिए रहते हैं, बस वही चीज़ इसमें बेसिक है। देखिए परंतु लगभग 2000 वर्ष तक इस बात को कोई भी महत्व नहीं दिया गया। इसके बाद सन 1916 में इंग्लैंड के डॉक्टर गिलवर्ट ने प्रयोग द्वारा यह पता लगाया कि एम्बर की भांति उनके पदार्थ जैसे कांच की छड़, आग्नेय की छड़ इत्यादि भी रगड़ने से रगड़ने जाने पर हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। अतः इससे यह स्पष्ट है कि पदार्थ का यह गुण रगड़ने के कारण आयत या घर्षण के द्वारा उत्पन्न होता है तथा इस गुण को प्राप्त कर लेने पर पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है तथा वह कारण जिससे में ऊन में यह गुण उत्पन्न होता है उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। देखिए वैद्युत आवेश समझ गए ना? मैं अभी आपको लिखवा दे रहा हूँ, मैं आपको भी लिखवाऊँगा। पहले आप इतना आप समझ लीजिए क्या है, रगड़े जाने पे उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए वैद्युत आवेश मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, एक मिनट। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें आप ये देख रहे हैं, देखिए कांच की छड़ लिखी हुई है, ये कांच की छड़ है, ये रेशम का धागा से इसको लटका दिया गया है। मैं भी आपको ये पूरा मैं भी क्लियर कराऊंगा। इसे कांच की छड़े, आग्नेय की छड़ इसमें दिया हुआ है, इस सब के अंदर आकर्षण चीज़ आ जाते हैं। आइए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए मैंने जो लिखा हूँ ये देखिए, अब इसको ध्यान से देखिए। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी फील्ड, देख रहे हैं दोस्तों। मैं आपके लिए समझाने के मैं लिख चुका हूँ। अगर आप चाहे तो आप पेन कॉपी लेकर आप इसका एक नकल आप उतार सकते हैं। देखिए वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, अब से लगभग 25 वर्ष पहले एक प्रसिद्ध यूनियन दर्शक थैलेस ने देखा कि जब एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से
रगड़ने से उसमें हल्की वस्तुएं जैसे कांच का छोटा टुकड़ा, तिनका इत्यादि अपने तरफ आकर्षित के गुण आ जाते हैं। परंतु लगभग 2000 वर्ष तक इस बात को कभी महत्व नहीं दिया गया। इसके बाद सन 1916 में इंग्लैंड के डॉक्टर गिलवर ने प्रयोग द्वारा यह पता लगाया कि एम्बर की भांति उनके, देखिए दोस्तों, एम्बर की भांति उनके पदार्थ जैसे कांच की छड़, आबनूस की छड़, देखिए ये आबनूस नहीं लिखा है, ये आवनूस की छड़ लिखा हुआ है, आबनूस की छड़ इत्यादि को भी रगड़ने जाने पर हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं। अतः इससे स्पष्ट है कि पदार्थ का यह गुण रगड़ने के कारण अर्थात घर्षण के द्वारा उत्पन्न होता है तथा इस गुण को प्राप्त कर लेने का पदार्थ वैद्युमय हो जाता है तथा वह कारण जिससे उनमें यह गुण उत्पन्न होता है उसे वैद्युत आवेश कहते हैं या इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कहते हैं। देखिए आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर ना आया हो तो आप एक बार इसको ऊपर से पूरा शुरू से आप इसको पढ़ सकते हैं। आप इसको देख लीजिए ध्यान से, आप इसका स्क्रीनशॉट आप लेके आप आराम से पढ़ सकते हैं। पर आप ऑनलाइन अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा, आपको समझ में आएगा। आइए मैं अपने अगले चैप्टर की तरफ मैं बढ़ता हूँ। देखिए इतना हो जाने के बाद दोस्तों ये आपको मालूम चल गया वैद्युत आवेश क्या होते हैं। वैद्युत आवेश देखिए दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। ये हर साल पेपर में पूछा जाता है। ये आपका 5 नंबर का आता है, ये हर साल पूछा जाता है। और इसमें आइए मैं आपको और जानकारियाँ मैं दे देता हूँ। देखिए ये आप जो छड़ देख रहे हैं ना दोस्तों, यही चीज़ है वैद्युत आवेश। देखिए इसको ध्यान से देखिए, धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश। धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश। देखिए वैद्युत आवेश अगर आपसे कोई पूछ लिया कि आवेश कितने प्रकार होते हैं तो आप ये बता सकते हैं कि एक धनात्मक होते हैं, एक ऋणात्मक होते हैं। तो धनात्मक कहाँ पाए जाते हैं, ऋणात्मक कहाँ पाए जाते हैं, आपको ये नहीं मालूम। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, धनात्मक तथा ऋणात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये देखिए इसका इंग्लिश नेम है। धनात्मक को पॉजिटिव बोलते हैं तथा एंड ऋणी मतलब नेगेटिव आवेश को चार्ज। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये इंग्लिश नेम है, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए अब उसको ध्यान से हम पढ़ रहे हैं, आप इसको पहले आप सुनिएगा फिर बाद में अपने कॉपी में आप लिखिएगा। यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ें तो छड़ में आवेशित उत्पन्न हो जाता है, मतलब आवेश उत्पन्न हो जाता है, परंतु छड़ के आवेश एक दूसरे से भिन्न प्रकार के होते हैं। मैं अभी आपको इसके चित्र में आपको बना के मैं डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ। यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर एक धागे से लटका दें तथा एक दूसरे कांच की छड़ को पास लेकर जाने पर छड़ दूर हट जाता है। इस प्रकार यदि आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर लटका दिया जाए तथा दूसरी आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर पहले वाली आबनूस की छड़ के पास लेकर जाए तो वो एक दूसरे से दूर हटने लगती है। लेकिन आबनूस की छड़, आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आबनूस की छड़ लटके हुए कांच के छड़ के पास ले जाने पर एक दूसरे को आकर्षित करती है। इससे स्पष्ट है कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा हमारे आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखिए मैं आपको यहाँ पे मैंने लिख चुका हूँ। जैसे आपको पूछा है कि धनात्मक कहाँ पाए जाते हैं, ऋणात्मक आवेश कहाँ पाए जाते हैं। देखिए कांच के छड़ पर उत्पन्न आवेश धनात्मक आवेश होते हैं, धन आवेश होते हैं, ये आपको मालूम चल गया। देखिए अब उसके बाद दिया है कि आबनूस के छड़ पर, दूसरा आबनूस के छड़ पर उत्पन्न आवेश ऋण आवेश होता है, ये आपको मालूम चल गया। देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये देखिए ये बुक में आपके डायग्राम बना हुआ है, ये देखिए ध्यान से देखिएगा। ये आपका कांच का ये छड़ है, इसको धागे से लटका दिया गया है, देख रहे हैं ना। और उसके बाद हो क्या रहा है, देखिए रेशम का धागा
प्लास्टिक की छड़, मतलब ये जो आपका आगुनुस की छड़ ये वो है, ठीक है। ये प्लास्टिक छड़, देखिए ये आपकी कांच की छड़, ये कांच की छड़ है। इस दोनों को पास में ले जाने पे क्या हो रहा है कि ये दोनों दूर हट रहे हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्लोज नहीं कर रहे, ये लोग दूर हट रहे हैं, दूर हटने का मतलब होता है कि आपस में चिपक नहीं रहे हैं। ये जो आपका प्लास्टिक है इसको आगुनुस की छड़ पढ़ते हैं। ये समझिए दोनों आगुनुस की छड़ है, ये भी दोनों आपस में चिपक नहीं रहे। देखिए ये चिपकने का होता है ना, ये दोनों आपस में इस प्रकार से देखिए ये दोनों आपस में इस प्रकार से चिपक नहीं, ये लोग हो क्या रहे हैं कि लोग एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। देख लीजिए ये डायग्राम में आपको बन चुका है। देखिए एक कांच की छड़ है, एक प्लास्टिक की छड़। जो प्लास्टिक की छड़ देखने, प्लास्टिक की छड़ नहीं है, ये आगुनुस की छड़ है। इस दोनों को वापस आगुनुस की छड़ को पहले वाले कांच की छड़ के पास लेके जाया जा रहा था, ये दोनों आपस में चिपकने लग रहे। देखिए आप डायग्राम आप देख सकते हैं, आप प्लस माइनस माइनस प्लस आप पढ़ चुके होंगे। ये देखिए ये प्लस का चिन्ह देख रहे हैं, प्लस प्लस के आपस में जुड़, आप ही तो जानते होंगे प्लस जुड़ने पे कहते दूर हटती हैं। चुंबक आप देखे हैं ना, उसी प्रकार से दोनों हैं। देख लीजिए ये प्लस प्लस ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, देखिए ये माइनस माइनस आपस में नहीं जुड़ रहे हैं। देखिए प्लस माइनस जुड़ने पे देखिए आपस में जुड़ जा रहे हैं ना। जैसे आपके घर में लाइट होगा ना, देखिए यदि आप प्रेस को प्रेस में आप जोड़ के आप बत्ती बारेंगे क्या आपका बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। यदि आप बल्ब में आप सिर्फ माइनस मतलब अर्थिंग आप देखे रहेंगे कि आपका बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। जब आप अपने बल्ब में, अपने घर के लाइट में मतलब बत्ती में जब आप प्रेस और माइनस आप दोनों देंगे साथ ना आपका बल्ब जलेगा। तो उसी प्रकार से ये है, आपको समझ में आ गया होगा। तो दिया इसमें तो ये दोनों आपस में चपकने लगे, तो उसी प्रकार से आपके घर की जो इलेक्ट्रिसिटी जो लाइट होती हैं वो भी इसी प्रकार से आपके घर में बढ़ती हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है क्षण तथा सरकेंड की गोलियाँ साजित आवेश एक दूसरे की प्रतिकर्षण तथा विजाती आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आपको इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए अब उसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपकी इस किताब में आपकी नहीं लिखी हुई हैं, पर हर साल पेपर में पूछा जाता है। देखिए चार तथा विद्युत प्रोडक्ट, देखिए आपकी देख लीजिए चार तथा विद्युत प्रोडक्ट। इसको पढ़ने से पहले दोस्तों इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। आइए हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में मैं अपने आगे बढ़ता हूँ। देखिए आवेश का नियम, ये हर साल दोस्तों आता है पेपर में, आपको कम से कम नहीं तो आपको 4 नंबर आपको दे के जाएगा। ये आवेश का नियम है दोस्तों, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। देखिए आवेश का संरक्षण का नियम, ये दो दिया है दोस्तों। देखिए लो आप क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट चार्ज, मतलब डायरेक्ट चार्ज ये क्या होता है दोस्तों। आपके घर में इन्वर्टर है ना, डायरेक्ट चार्ज मतलब आपका जो एसी और डीसी का आपको नाम सुने होंगे। एसी जो होता है दोस्तों आपका जो घर के अंदर जो बिजली आती है उसको एसी बोलते हैं। और जो जिसके घर में इन्वर्टर लगा हो, इन्वर्टर मतलब बैटरी, जिसके घर में बैटरी लगी हो तो उसमें जो करंट होते हैं उसको डीसी बोलते हैं, मतलब उसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं, मतलब डायरेक्ट चार्ज। लोग आइए हम अपने आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए जब दो वस्तु परस्पर रगड़ी जाती है तो दोनों वस्तुओं पर एक साथ विपरीत विद्युत आवेश मतलब सामान्य मात्रा में उत्पन्न होता है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो जितना धन आवेश कांच की छड़ पर उत्पन्न होता है, ठीक उतना ही ऋण आवेश रेशम पर उत्पन्न होता है। ये आपको दिख रहा है दोस्तों, उत्पन्न होता है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि दो वस्तुओं पर वैद्युत आवेश की कुल मात्रा शून्य है, जबकि वस्तुओं को रगड़ने से पहले कुल मात्रा शून्य था, वैद्युत आवेश शून्य था। मतलब देखिए कुल मात्रा मतलब वैद्युत आवेश शून्य था। मैंने आपको ब्रैकेट में लिख के बता चुका हूँ। अतः हम कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, नष्ट किया जाता है या नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसका आदान प्रदान किया जा सकता है यदि वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम है। मतलब यही वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। देखिए मैं आपको इसके विषय में आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आप सूर्य की रोशनी आप देखें,
तो पहले किसी को मालूम नहीं था कि क्या सूर्य के प्रकाश की रोशनी से हम लोग बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए कोई भी ऊर्जा हम लोग ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। मैं उस ऊर्जा को मैं नष्ट नहीं कर सकता, कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, बल्कि उसका रूपांतर हम लोग कर सकते हैं, दूसरी ऊर्जा में उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको मैं बता दे रहा हूँ, पानी है, पानी से भी आपकी घर की बिजली बनती है। वायु है, पवन चक्की तो आप नाम सुने होंगे, पवन चक्की से देखिए आपकी घर की बिजली, जो घर में बिजली आती है उसका उत्पादन होता है। अब तो सोलर चल चुका है, तो सोलर जो है सूर्य के प्रकाश को चेंज कर दिया, मतलब जो सूर्य की जो ऊर्जा है प्रकाश वाली, इसको चेंज करके आपको इलेक्ट्रिसिटी में आपको चेंज कर दिया। तब आपको क्या हुआ, आपको समझ में आ चुका होगा कि हम ऊर्जा को ना ही नष्ट कर सकते हैं, ना ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं, हम एक दूसरे को में चेंज कर सकते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए बस आपकी विद्युत आवेश में ही आपको इतना कुछ आपको पढ़ना है। ये हर साल आता है दोस्तों, आपको 5 नंबर दे के जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ये हर साल पेपर में पूछा गया है। इस समय कोरोना काल चला तो इसलिए इस बार पेपर तो नहीं हो पाएगा। बस बच्चों कक्षा 12 की जो पेपर हैं ये होती रहेगी, आप मान के चलिए। देखिए कूलाम का नियम, देखिए दोस्तों ये कूलाम का नियम है, ये हर साल 3 नंबर दे के जाता है। इसका फार्मूला है, आप पहले इसको समझ लीजिए। आप पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे तो इसको आप ध्यान से आप लिख लीजिए। आपके कोचिंग स्कूल हर जगह आपको पढ़ाए जा रहे होंगे, आप इसको ध्यान से देखिए। आपके मैडम या टीचर होंगे तो आपको ये कूलाम का नियम आपको अवश्य दिखाते होंगे। देखिए कूलाम एस लो, कूलाम एस लो, इसका इंग्लिश में नेम है। देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थित बिंदु आवेश के बीच लगने वाले आकर्षित या प्रतिकर्षित बल उन दोनों आवेश के गुण फल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब आप समझिए दो आवेश हैं, मैं आपको करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये दो पेन है, ये मान लीजिए ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये है ना, इस दोनों के बीच में जो है वो आपका कूलाम है। समझ आइए, इस दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है उसके विषय में आपको बता रहे थे। इस दोनों के बीच में लगने वाला बल का फोर्स कितना है नहीं मालूम। देखिए ये कूलाम के नियम की आधारित है। इस कूलाम के फार्मूला है दोस्तों, आपको देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप इस फार्मूला को आप अपने कॉपी में आप लिख लीजिए। हर साल ये फार्मूला पूछा जाता है। देखिए मैं आपको ये फार्मूला मैंने लिख के मैंने दिखा चुका हूँ। ये हर साल पूछा जाता है, हर साल ये आपको 5 नंबर आपको दे की जाता है। दोस्तों यदि आप हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो आप लाइक करना ना भूलें। यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हो कम से कम एक लाइक तो कर दिया करो यार। लाइक करोगे तो अच्छा लगेगा, हम और पढ़ाने में इंटरेस्ट लगेगा। अगर मैं आपको और नई नई जानकारियाँ मैं आपको प्राप्त करवाता रहूँगा दोस्तों। देखिए दोस्तों बहुत से टीचर होते हैं कि वो आते हैं यूट्यूब पे, तुरंत सवाल लगते हैं समझाने के लिए। वो बताते नहीं है कि कहाँ से ये नियम आया, कहाँ से ये आया, वो कुछ नहीं बताते। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ दोस्तों मैं आपको पहले पूरा जानकारी मैं आपको दे दूँ, तो उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ। देखिए जिस प्रकार से ये दिया हुआ है ना, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के समतल के लंबवत की दिक् कोसाई और मूल्य बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। दिक् कोसाई और मूल्य बिंदु ज्ञात कीजिए। क्या आप लोग ने सवाल लगाया हुआ है? नहीं लगाया हुआ है दोस्तों। मैं आपको अभी मैं आपको स्पर्श करवा देता हूँ। देखिए मैं आपको सामने लगाऊंगा, आप इसको ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों मैं इस सवाल का जो आंसर है मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF बना के मैंने डाल चुका हूँ, आप वहाँ से इसको आप देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करके हमारे बेल आइकन क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे हर नए नए वीडियो आपको अपलोड होते रहें, मिलती रहें। दोस्तों आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए दोस्तों। आइए बच्चों देखिए मैं आपको इसके विषय में कुछ हिंट में दे दे रहा हूँ। चालक तथा विद्युत रोधी, मतलब मैं इसका जो वीडियो है मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको इसको हिंट दे देता हूँ। देखिए चालक तथा विद्युत रोधी क्या होता है। देखिए चालक जिस भी पदार्थ में करंट आसानी से फ्लो हो सकता है, मतलब जा सकता है, उसको चालक बोलते हैं। जैसे आपको मैं बता दे रहा हूँ
छड़ आप देखें या लोहे की तार या तांबे की तार जिसमें करेंट आसानी से फ्लोर हो सकता है, मतलब उसमें जा सकता हो, तो उसको चालक बोलते हैं। और विद्युत रोधक उससे बोलते हैं जो करंट को रुक के भेजता हो, मतलब फ्लो करता हो, इसमें करंट रुक के आती हो। मैं अपने भाषा में आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग की भाषा में, जिसमें करंट रुक के आती हो उसको विद्युत रोधक कहते हैं, और जिसमें करंट बिना रुके हुए आती हो उसको चालक कहते हैं। जिसमें करंट की इलेक्ट्रिसिटी की जिसमें आसानी से जिसमें प्रभावित हो सके उसको चालक, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की प्रभावित रुक के हो उसको विद्युत रोधक कहते हैं। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर का इतना ही महत्व है, तो मैं आपको ये बता चुका हूँ। देखिए मैं आपको इसमें बता सकता हूँ, देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है पदार्थ परंतु अपने में से होकर विद्युत को प्रभावित होने देता है, जबकि कुछ अन्य ऐसे नहीं करते। जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर विद्युत को प्रभावित होने दे उन्हें चालक कहते हैं। चालक मतलब समझ गए, जिसमें आसानी से विद्युत प्रभावित होने देते हैं उसको चालक कहते हैं। ये आपको समझ में आ चुका होगा। उनमें से ऐसे विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पदार्थ की भीतर गति के लिए अपेक्षाकृत स्वतंत्र होता है। धातु, मानव तथा जंतु शरीर को पृथ्वी चालक और कांच, प्लास्टिक या नियॉन या लकड़ी जैसे अधिकांश धातुओं अपने से होकर प्रभावित होने वाली विद्युत पर उच्च प्रतिरोध लगाते हैं। इसे विद्युत रोधी, मतलब यदि है ना विद्युत रोधी कहते हैं। अधिकांश पदार्थ उपवर्णी इन दोनों वर्ग में से किसी एक में आते हैं। पता भी तो समझ चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। मैं इसको कायदे से आपको स्पष्ट में लिख के मैं आपको कल दिखाऊंगा दोस्तों। आप कल तक का इंतजार करते रहिए। देखिए मैं इसके आगे कुछ लिखा है, मैं इसको बता देता हूँ। जब कुछ आवेश किसी चालक पर स्थानांतरित होता है तो वहाँ तुरंत ही उस चालक के समक्ष पृष्ठ पर फैल जाता है। इसके विपरीत यदि कुछ आवेश किसी विद्युत रोधी को दे तो वह वहीं पर रहता है, मतलब उसी स्थान पर वो रुक जाता है। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों, चालक और विद्युत रोधी आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों। चालक और विद्युत रोधी क्या है आपको ये पूरा समझ में आ चुका होगा। अगर ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करके मुझे बताएं कहाँ पे मैं गलती हूँ, तो उसको मैं सुधार कर मैं आपको और अच्छे से मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। अभी के लिए मैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।